हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं हीट ट्रांसफर लेक्चर नंबर 5 के साथ। तो बच्चों कल हमने रेडिएशन पढ़ा था। रेडिएशन क्या है? फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। होता कब है? कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर होगा तो वो रेडिएशन एमिट करेगी, क्योंकि टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ऊपर है तो वाइब्रेशन होंगे। 0 केल्विन डेड स्टॉप है, 0 केल्विन से ऊपर होगा तो वाइब्रेशन होंगे। एटम्स अगर वाइब्रेट करेंगे तो उसमें चार्ज पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, चार्ज पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो इसका मतलब क्या है? ईएम वेव्स निकलेंगी, बिकॉज एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स एमिट ईएम वेव्स। कितनी स्पीड से होता है बेटा ये रेडिएशन? मतलब कितनी स्पीड से ट्रेवल करता है? ईएम वेव्स की फॉर्म में होता है। 3 × 10⁸ इनकी रफ्तार होती है। अगर 3 × 10⁸ बेटा इनकी रफ्तार है तो मैं कह सकता हूं रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना। अब कौन सी बॉडी ज्यादा करती है, कौन सी बॉडी कम करती है, इसके बारे में चर्चा करी थी, है ना। तो जो ज्यादा एब्जॉर्ब करती है वही ज्यादा एमिट करती है, ये हम बात कर चुके थे। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, है ना। और जो पावर एमिटेड निकल के आती है बेटा, वो क्या निकल के आती है? वो निकल के आती है E सिग्मा A T⁴ ग्रे बॉडी की। ब्लैक बॉडी के लिए होती है सिग्मा A T⁴ E1 होता है ना। जो एमिटेड पावर आई थी बेटा, कल हम पढ़ चुके हैं, E सिग्मा A T⁴ आई थी। कितनी आई थी? E सिग्मा A T⁴ आई थी। जो ज्यादा एब्जॉर्ब करती है वही ज्यादा एमिट करती है। एब्जॉर्प्टिविटी एमिसिविटी बराबर होते हैं। एब्जॉर्प्टिविटी होती है 1 में से कितना एब्जॉर्ब किया। अगर बेटा एनर्जी फॉल कर रही है तो 1 में से जो एब्जॉर्ब करता है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिविटी। 1 में से कितना एब्जॉर्ब कर दिया उसको हम बोलते हैं उसकी एब्जॉर्प्टिविटी, है ना। और जब ब्लैक बॉडी 1 एमिट करेगी तो सेम टेम्परेचर की, सेम डायमेंशंस की बॉडी जो एमिट करेगी बेटा उसको हम बोलते हैं उसकी एमिसिविटी, है ना। और एब्जॉर्प्टिविटी एमिसिविटी बराबर होते हैं, जिसको हम कल प्रूव कर चुके हैं। यही किरचॉफ्स लॉ था, ठीक है। तो पावर एमिटेड क्या होती है? E सिग्मा A T⁴। पावर एब्जॉर्ब क्या होती है? E सिग्मा A TS⁴। पावर एब्जॉर्ब ये होती है। और नेट पावर लॉस क्या होता है? पावर एमिटेड माइनस पावर एब्जॉर्ब। बेटा जो एमिटेड होती है बेटा, जैसे मान लो 100 एमिट कर रहा है और 20 एब्जॉर्ब कर ली, तो नेट में एमिट कितनी करी? 100 - 20। तो पावर लॉस क्या होता है? पावर एमिटेड माइनस पावर एब्जॉर्ब, मतलब E सिग्मा A T⁴ - TS⁴। E सिग्मा A T⁴ - TS⁴ ये आता है बेटा पावर लॉस, है ना। और बेटा पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया क्या होता है? एमिसिव पावर, है ना। 1 एरिया से 1 सेकंड में जो एनर्जी निकलेगी उसको हम बोलते हैं एमिसिव पावर, या पावर पर यूनिट एरिया। पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया फ्रॉम अ बॉडी इज नोन एज इट्स एमिसिव पावर, है ना। तो वो क्या है? E सिग्मा T⁴, क्योंकि E सिग्मा A T⁴ A एरिया से निकल रहा है, तो 1 एरिया से कितना हो जाएगा? E सिग्मा T⁴। 1 एरिया से 1 सेकंड में जो एनर्जी निकलेगी या पावर पर यूनिट एरिया इज नोन एज एमिसिव पावर। ब्लैक बॉडी के लिए सिग्मा T⁴। अब कोई जनरल बॉडी हो, ग्रे बॉडी हो, तो एमिसिव पावर ऑफ ग्रे बॉडी क्या होगी? E सिग्मा T⁴ अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिविटी और एमिसिविटी बराबर थे, कट जाते हैं, तो बेटा ये क्या आ गया? बेटा यही थे किरचॉफ्स लॉ की एक स्टेटमेंट। रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ग्रे बॉडी, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी टू इट्स एब्जॉर्प्टिव पावर इज कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। देन दैट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो बेटा कल हमने पढ़ क्या लिया था? जो पावर लॉस होता है प्यारे बच्चों, जो पावर लॉस होता है वो क्या होता है? E सिग्मा A T⁴ - TS⁴। तो बेटा कल हमने क्या पढ़ लिया था? जो पावर लॉस होता है बच्चों वो कितना होता है? E सिग्मा A T⁴ - TS⁴, है ना। ये होता है पावर लॉस, है ना। पावर एमिटेड जो होती है वो E सिग्मा A T⁴ होती है। पावर एमिटेड ये होती है, पावर एब्जॉर्ब्ड ये होती है E सिग्मा A TS⁴। तो बेटा नेट में लॉस क्या होगा बेटा? E सिग्मा A T⁴ - TS⁴। जो पावर लॉस आता है वो आता है E सिग्मा A T⁴ - TS⁴। बेटा अगर कंफ्यूजन है तो मैं कहूंगा कि मेरा पिछला लेक्चर आप लोग देख के आए, तभी बेटा थोड़ा सा ये अच्छे से समझ में आएगा, है ना। स्टीफन बोल्ट्जमैन साहब ने डेवलप किया था बेटा। स्टीफन साहब ने बेटा एक्सपेरिमेंटली किया था, और बोल्ट्जमैन साहब ने ये काम क्या किया था? थ्योरेटिकली निकाल के दिखाया था। जो एनर्जी निकल रही अलग अलग लैम्डा से उसका समेशन किया था, और वो T⁴ पे डिपेंडेंट आ गया था। तो बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, जो पावर एमिटेड आया था वो E सिग्मा A T⁴ था। तो पावर लॉस कैसे कैलकुलेट किया था? E सिग्मा A T⁴ पावर एमिटेड माइनस पावर एब्जॉर्ब्ड। और फिर हमने कहा था बेटा चाय को रूम में लाके रख देंगे, तो बेटा चाय ठंडी होते होते फाइनली क्या हो जाएगा? उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? रूम टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? चाय का रूम टेम्परेचर हो जाएगा। क्या उससे ज्यादा ठंडी हो जाएगी? कभी भी नहीं, है ना। तो बेटा मैं कह सकता हूं पावर लॉस बिकम जीरो, सॉरी, पावर लॉस बिकम जीरो when T becomes equal to TS। तो पावर लॉस क्या निकल के आ रहा है? जीरो आ रहा है ना। E सिग्मा A
टीएस की पावर 4 माइनस पी एब्जॉर्ब, ये क्या आ रहा है 0। तो यहां से पी एब्जॉर्ब कितना आ गया प्यारे बच्चों, ई सिग्मा ए टीएस की पावर 4, ये आ गया पावर एब्जॉर्ब। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो ये आ गया पावर एब्जॉर्ब। चलिए अब करा जाए। तो बेटा ये आ गया था पावर, क्योंकि बेटा जब सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर हो गया उसके बाद और ठंडी थोड़ी ना हो गई, तो पावर लॉस उस टाइम क्या हो गया 0, दैट इज जितनी आ रही है उतनी जा रही। तो बेटा इसको 0 किया, यहां से पावर एब्जॉर्ब डाले। पावर एब्जॉर्ब कितनी चीजों पर डिपेंड करती है, एरिया कितना ज्यादा है बॉडी का, सरफेस प्रॉपर्टीज कैसी है, ज्यादातर मैं कहूंगा कलर पे डिपेंड करता है, कलर कैसा है ना। और तीसरी चीज क्या होती है प्यारे बच्चों, तीसरी चीज होती है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये तो कांस्टेंट है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब टेम्परेचर टीएस हो जाए तो सराउंड पावर एब्जॉर्ब चेंज हो जाएगी, वो वही की वही है। तो बेटा ये आप यहां पर पुट कर दीजिए, आपको पावर लॉस पता लग जाएगा, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टीएस की पावर 4। जब मैं कह रहा हूं टी टीएस के बराबर हो गया, जब मैं कह रहा हूं टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, उस टाइम पे क्या होगा, जब टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर हो गया तो पावर लॉस 0 हो जाएगा। तो यहां से पावर एब्जॉर्ब आ गया, उसको पुट कर दीजिए, आपके पास पावर लॉस का एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ रहा है, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टीएस की पावर 4। चलिए बच्चों अब ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि बेटा कल भी हमने क्वेश्चन तो किया नहीं, क्योंकि ये शुरुआत का पोर्शन बहुत थ्योरेटिकल था, उस पर क्वेश्चन बनाना भी लगभग मतलब बहुत मुश्किल हो जा रहा था, है ना। लेक्चर को मैं और लेंदी नहीं करना चाह रहा था, नहीं तो मैं एंड में क्वेश्चन ऐड कर सकता था, लेकिन वो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाता है ना। चलिए तो आइए बच्चों कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से। चलिए फटाफट से ऐसा करते हैं बेटा, 2 क्वेश्चन सीख लेते हैं, 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर जो बेटा मैं आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 है आप ही की बुक का, क्वेश्चन बैंक का, है ना, सब्जेक्टिव वाला एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का, जो आपको कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है देखने में। A spherical tungsten piece of radius 1 centimeter. Spherical tungsten piece of radius 1 centimeter is suspended in an evacuated chamber. Evacuated मतलब वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है। At temperature evacuated chamber maintained at 300 Kelvin. बेटा उसमें कोई कुछ नहीं है, खाली चैम्बर है और चैम्बर का जो टेम्परेचर है वो है 300 केल्विन। दैट इज उसकी वॉल्स का जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है। दैट इज सराउंडिंग टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है। इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है, ठीक है। द पीस इज मेंटेन्ड इलेक्ट्रिकली एट 1000 केल्विन। इसको कुछ हमने 1000 केल्विन पे इसका टेम्परेचर हमने मेंटेन कर रखा है और हम चाहते हैं ये टेम्परेचर घटे नहीं। फाइंड द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड। कह रहे किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करें ताकि हम ये टेम्परेचर मेंटेन कर पाए। एमिसिविटी इसकी दे रखी है 0.3 और स्टीफन्स कांस्टेंट दे रखा है 6 × 10 की पावर -8। कितना दे रखा है पहले बच्चों, 6 × 10 की पावर -8। तो बेटा कैसे करेंगे, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। बेटा ये 1000 केल्विन है, सराउंडिंग टेम्परेचर 300 केल्विन है, रेडियस इसका 1 सेंटीमीटर है ना। टंगस्टन पीस है, इलेक्ट्रिकली कितने रेट से एनर्जी सप्लाई करें। बेटा इसका टेम्परेचर ना घटे ना बढ़े, तो जितनी नेट में लॉस हो रहा हो, जितना लॉस हो रहा है उतनी एनर्जी आप सप्लाई करते जाओ, जितना ये लॉस कर रहा हो उतनी एनर्जी आप सप्लाई करते जाओ। बेटा वो अगर 100 जूल फेंक रहा है 100 जूल आप पर सेकंड देते जाओ, ना टेम्परेचर बढ़ेगा ना घटेगा। लॉस कितना हो रहा है पर सेकंड, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टीएस की पावर 4, बस उतनी आप सप्लाई कर दो। यही आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने का रेट रखना है, खत्म। ई 0.3 है, सिग्मा 6 × 10 की पावर -8 क्या रखा है क्वेश्चन में। वैसे तो मैं जानता हूं 5.67 × 10 की पावर -8, 5678 है ना। और एरिया कितना है 4πr², r कितना है 1 सेंटीमीटर, 10 की पावर -2 मीटर, t की पावर 4 माइनस ts की पावर 4, 1000 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4। बस बच्चों बेटा कैलकुलेशन आगे आप कर लीजिए, ये आ गई पावर सप्लाई। तो वो कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, अगर आप चाहते हो टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, अगर आप चाहते हो टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो जिस रेट से एनर्जी का लॉस हो रहा है उसी रेट से आप एनर्जी सप्लाई करते जाओ। जिस रेट से एनर्जी का लॉस हो रहा है उसी रेट से आप एनर्जी सप्लाई करते जाओ। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आ जाएगी 22 वॉट्स, ठीक है। ओके, तो बेटा मैंने आपको कोशिश करी समझाने की, बहुत ही आसान था,
है ना। कैलकुलेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, वैसे कैलकुलेशन बहुत 3 की पावर 4 81 आप जानते हैं, कैलकुलेशन में कोई खास मुश्किल नहीं है। बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा प्यारे बच्चों, जितनी वो पावर लॉस कर रहा है उतनी एनर्जी सप्लाई कर दो, तो ना टेम्परेचर बढ़ेगा ना टेम्परेचर घटेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई खास दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे भैया। ठीक है भैया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ओके। चलिए, पहला क्वेश्चन आसान ही करना चाहिए था और आसान ही किया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं cylindrical rod of length 1 meter is fitted between a large ice chamber at 0 degree centigrade. ये आइस चैम्बर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, and an evacuated chamber maintained at 27 degree centigrade as shown in figure. इवैक्यूएटेड चैम्बर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन, ठीक है भैया। अब ओनली स्मॉल पोर्शंस ऑफ द रॉड आर इनसाइड द चैम्बर्स, छोटे छोटे बहुत ही छोटा सा पोर्शन अंदर है, बहुत ही छोटा सा पोर्शन, एंड रेस्ट इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। बाकी पोर्शन थर्मली, ये ज्यादा टेम्परेचर पे तो हीट इधर से इधर फ्लो होगी, हीट करंट इधर को, ठीक है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। The cross section going into the evacuated chamber is blackened, ठीक है, इसको blackened कर रखा है हमने, ठीक है, blackened कर दिया, ठीक है। The cross section going into the evacuated chamber is blackened so that it completely absorbs any radiation falling on it. The temperature of the blackened end is 17 degree centigrade. Blackened end का temperature आ गया 17, इसका टेम्परेचर 17 है, तो मतलब केल्विन में कितना हो जाएगा प्लस 273, दैट इज 290 केल्विन, ठीक है भैया। अब इसका क्या हो गया 273 केल्विन, ये 17 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकता हूं और उसी को 290 केल्विन लिखा है, क्वेश्चन देख के घबराए नहीं। और सिग्मा इसके लिए भी 6 × 10 की पावर -8 के रखा है। द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैकेंड एंड इज 17 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन स्टेडी स्टेट इज रीच्ड। The thermal conductivity of the material पूछी है और 29 की पावर 4 आपको दे रखा है 707281। हालांकि कैलकुलेशन तो मैं करने भी नहीं वाला हूं ज्यादा। अब बेटा के पूछा, के कितना कंडक्टिविटी, स्टेडी स्टेट है, इसका मतलब बेटा देखो पहली बात इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका 300, इसका 290, तो इसको नेट में एनर्जी मिलेगी। और अगर स्टेडी स्टेट है तो जितनी इसको एनर्जी मिल रही है उतनी यहां से निकल जा रही है, तभी स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट मतलब जो जहां पर टेम्परेचर है वही मेंटेन्ड है, जितनी थर्मल एनर्जी आ रही है उतनी चली जा रही है, जितनी थर्मल एनर्जी आ रही है उतनी ही चली जा रही है। बोलो आया? बिल्कुल आया। तो स्टेडी स्टेट का मतलब यही, जितनी एनर्जी आएगी उतनी चली जाएगी, ना टेम्परेचर किसी जगह का बढ़ेगा ना घटेगा। तो आएगी कितनी? ब्लैकेड है, एमिसिविटी 1 है। एमिसिविटी क्या है प्यारे बच्चों? 1, ठीक है। क्योंकि हमने ब्लैक कर रखा है, वो वहां पर कोई हमको कह ही रखा है कि उसको ब्लैक कर रखा है ना, तो उसको ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करें, तो एमिसिविटी उसकी 1 है। तो ये कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? E सिग्मा A T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4, और जितनी एब्जॉर्ब करेगा KA डेल्टा T/L उतनी चली जाएगी। KA डेल्टा T/L उतनी ही एनर्जी इधर चली जाएगी। E 1 है, सिग्मा 6 × 10 की पावर -8 है। एरिया कितना क्या रखा है प्यारे बच्चों? अरे इधर भी एरिया, वो तो कट जाएगा, तो एरिया की जरूरत नहीं। T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। अब देखिए ध्यान से, यहां पर ये 300 पे है, ये 290, तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्प्शन वाला ज्यादा है यहां पर, बल्कि मेरे को लिखना चाहिए TS की पावर 4 माइनस T की पावर 4, सॉरी, क्योंकि आने वाली ज्यादा है और जो इसका टेम्परेचर है वो कम है। तो E सिग्मा है TS की पावर 4 माइनस T की पावर 4, 300 की पावर 4 माइनस 290 की पावर 4, ठीक है। अरे भैया यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा, तो आएगी ज्यादा निकलेगी कम, तो नेट में एब्जॉर्ब करेगा, तो जितनी यहां से मिलेगी उतनी आगे निकल जाएगी, तभी तो टेम्परेचर ना बढ़ेगा ना घटेगा। K डेल्टा T, अब रॉड के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस, जितनी इसको मिले उतना ही हीट करंट हो, उतनी ही आगे निकल जाए पर सेकेंड। टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? 17, क्योंकि ये 17 और ये 0। K डेल्टा T/L, और लेंथ कितनी रखी? शायद 1 मीटर दी थी, हाँ 1 मीटर है, तो लेंथ को 1 मीटर पुट करते हैं। अब बेटा खाली और खाली आप देखिए, एक ही अननोन है K,
और एक तो अननोन होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी भाई निकालना क्या है। तो एक तो अननोन होना ही चाहिए, एक तो अननोन होना ही चाहिए। समझे? बिल्कुल मक्खन है भैया, बिल्कुल ही आसान। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। ई सिग्मा ए टीएस की पावर 4 माइनस टी की पावर 4, ये जो एनर्जी मिलेगी यहां से, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा, बॉडी का कम है, तो नेट में मिलेगी ज्यादा, निकलेगी कम। तो नेट में जितनी एनर्जी मिलेगी जब उतनी ही निकल जाएगी, तो ना टेम्परेचर बढ़ेगा ना घटेगा। इसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट, कि जो हीट फ्लो रेट होता है हर क्रॉस सेक्शन पे सेम होता है। तो जितनी मिली उतनी निकल गई। यहां से के निकालेंगे, के की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, अगर यहां पर पुट करेंगे तो 3.6। बेटा इस तक की वैल्यू दे रखी है और आपको क्या चाहिए, है ना? तो के निकल के आ रहा है 3.6। ठीक है, वॉट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज का काम अब चालू करते हैं, है ना, और उस पर भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, जिसमें से एक थोड़ा सा अच्छा है और एक नॉर्मल था। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आज का कार्यक्रम चालू किया जाए ये सॉल्यूशन नोट करने के बाद। तो बच्चों अब मेरे को पता क्या पढ़ना है। अभी हमने पढ़ लिया पावर लॉस। पावर लॉस तो हो रहा है, लेकिन अब पावर लॉस होने से होगा क्या? जैसे मान लो एक बॉडी गर्म रखती मैंने रूम में, ठीक है, अब अगले टॉपिक पे मेरे को अटैक करना है। एक बॉडी गर्म रखती मैंने रूम में, अब क्या होगा बेटा, वो बॉडी हल्के हल्के ठंडी होने लग जाएगी, है ना? तो कितनी तेजी से ठंडी होगी, कितने टाइम बाद क्या टेम्परेचर होगा, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। तो बेटा अब जो मेरे को चीज आपको बतानी है, दैट इज रेट ऑफ कूलिंग। कितनी तेजी से कूलिंग होने वाली है, 1 सेकंड में कितना टेम्परेचर घटेगा। जैसे मान लो कितनी तेजी से कोई बॉडी चल रही है, उसको बोलते हैं रफ्तार, मीटर्स पर सेकंड, कितने मीटर्स ट्रेवल करेगा पर सेकंड। कांस्टेंट नहीं भी हो सकते, अगर कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही है, तो ds बाई dt। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ds बाई dt। तो वैसे ही अगर मान लो बेटा बॉडी का टेम्परेचर फॉल कर रहा है, तो बेटा डिक्रीज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ कूलिंग। डिक्रीज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ कूलिंग। डिक्रीज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम, जैसे मान लो ti था, tf हो गया, तो डिक्रीज क्या है पहले बच्चों, ti माइनस tf। जबकि dt जो क्वांटिटी ना, dt होता है tf माइनस tf, फाइनल माइनस इनिशियल। इतना डिक्रीज आया dt टाइम में, तो 1 सेकंड में कितने का डिक्रीज आएगा प्यारे बच्चों, इसको लिख सकता हूं माइनस ऑफ tf माइनस ti, करेक्ट है, बाई dt। और tf माइनस ti होता है dt, तो माइनस dt बाई dt। कितनी तेजी से टेम्परेचर कम हो रहा है, 1 सेकंड में जब टेम्परेचर में डिक्रीज आएगा, दिस इज नोन एज रेट ऑफ कूलिंग। और रेट ऑफ हीटिंग क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका उल्टा। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बेटा डायरेक्टली बोलेंगे dt बाई dt। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो t फाइनल माइनस t इनिशियल, इतना बड़ा dt टाइम। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो 1 सेकंड में क्या बेटा क्या इंक्रीज आएगा, tf माइनस ti बाई tf माइनस ti। अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो कि इन जनरल क्वेश्चन हमको ऐसा नहीं मिलेंगे, dt टाइम में इतना टेम्परेचर बढ़ा तो 1 सेकंड में कितना बढ़ेगा, dt बाई dt। दिस इज नोन एज रेट ऑफ हीटिंग। तो रेट ऑफ कूलिंग क्या है प्यारे बच्चों, 1 सेकंड में कितना टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, माइनस dt बाई dt होता है। मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं बेटा, ti से टेम्परेचर tf हुआ तो 1 सेकंड में कितना डिक्रीज आया ये देखना। dt टाइम में जो डिक्रीज आया बेटा वो ये है, तो 1 सेकंड में क्या आएगा प्यारे बच्चों, माइनस dt बाई dt, माइनस ऑफ tf माइनस ti बाई dt। तो माइनस dt बाई dt, दिस इज द रेट एट विच द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल फॉल, and this is known as rate of cooling, and this is known as rate of cooling। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बेटा मान लो कोई बॉडी है मेरे पास जिसका एरिया A है, टेम्परेचर T है, सराउंडिंग टेम्परेचर Ts है, ठीक है। तो 1 सेकंड में प्यारे बच्चों, 1 सेकंड में इधर 1 सेकंड में प्यारे बच्चों जो मतलब ये जो एनर्जी लूज करेगी, जो पावर लॉस होगा प्यारे बच्चों, वो कितना होगा, पावर लॉस होगा E सिग्मा A T की पावर 4 माइनस Ts की पावर 4। ये पावर लॉस होगा पर यूनिट टाइम। ये क्या होगा प्यारे बच्चों, पावर लॉस पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब 1 सेकंड में इतना पावर लॉस हो बेटा, अगर मेरे को टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ाना हो तो कितनी थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, ms डेल्टा T। और डेल्टा T से घटाना हो तो ms डेल्टा T अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी निकल जाती है। मेरी बात सुनिए, अगर m मास की बॉडी S स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा T से टेम्परेचर बढ़ाना है तो ms डेल्टा T सप्लाई करनी पड़ेगी। और m मास की बॉडी S स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा T से टेम्परेचर घटाना हो तो ms डेल्टा T एनर्जी रिलीज होगी। तो बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, ms डेल्टा T 1 सेकंड में जो टेम्परेचर में फॉल आएगा, दैट विल बी माइनस dt बाई dt। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों,
ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, दिस इज नोन एज पावर लॉस। एक सेकंड में इतनी एनर्जी लॉस होगी, इतनी एनर्जी सराउंडिंग को लिबरेट करेगा। एम एस बेटा एक सेकंड में जो टेम्परेचर फॉल कर रहा है वही है, एम एस डेल्टा टी होता है बेटा, कितनी थर्मल एनर्जी लूज करी या गेन करी। यहां पर टेम्परेचर फॉल हो रहा है तो इतनी थर्मल एनर्जी इसने लूज करी बेटा, पावर लॉस। और पावर लॉस होने से क्या, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। टेम्परेचर अगर डिक्रीज हुआ एक सेकंड में, मान लो कुछ भी डेल्टा टी, तो एम एस डेल्टा टी एनर्जी निकली होगी। और एक सेकंड में जो टेम्परेचर में डिक्रीज आ रहा है वो ये, बस वो यहां पर पुट किया। क्या तो आया प्यारे बच्चों? तो बेटा यहां से मैं रेट ऑफ कूलिंग निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। मैं फिर से कह दे रहा हूं बेटा ये चीज है पावर लॉस। एक सेकंड में इतनी एनर्जी निकली बॉडी से, तो बेटा अगर बॉडी का टेम्परेचर एक सेकंड में इतना डिक्रीज हुआ, dt टाइम में इतना चेंज आया, इतना डिक्रीज आया, तो एक सेकंड में इतना डिक्रीज आया, तो एक सेकंड में अगर इतना डिक्रीज आना है, एक सेकंड में अगर इतना डिक्रीज आना है ना, तो एम एस डेल्टा टी बेटा अगर स्पेसिफिक हीट होती है, ये 1 मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए ये देनी पड़ती है थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मास बाय यूनिट मास बाय यूनिटी, है ना। तो 1 मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए ये थर्मल एनर्जी देनी पड़ेगी, m मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए ये, और डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए ms डेल्टा टी। और अगर घट रहा है तो इतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, तो इतनी ही एनर्जी वो रिलीज करेगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाऊं। वो मैंने मिटो के दिया, ये बॉडी है, मान लो स्फेरिकल बॉडी थी जिसकी हम बात कर रहा था, जिसका एरिया ए है, जिसका टेम्परेचर टी है। तो बेटा ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, है ना। ये क्या है प्यारे बच्चों, किस रेट से वो एनर्जी, मतलब किस रेट से वो एनर्जी बेसिकली लिबरेट कर रहा है। ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, इस रेट से वो एनर्जी लिबरेट कर रहा है ना। ये रेट है जिससे वो एनर्जी लिबरेट कर रहा है सराउंडिंग को, है ना। और एक सेकंड में इतनी एनर्जी निकली, एक सेकंड में टेम्परेचर इतने से डिक्रीज हो, तो बस एम एस डेल्टा टी के बराबर होगा ना यार। ये इतनी एनर्जी निकलनी चाहिए और निकल रही है ये, तो इतनी निकलनी चाहिए और जो निकली बस उसके बराबर कर दो। जो निकलनी चाहिए हमको पता है और जो निकल रही है वो भी पता है, तो बस जो निकलनी चाहिए वो ये रही और जो निकल रही है वो ये रही, बस ये बराबर होनी चाहिए, खत्म हो गई बात। यहां से बेटा रेट ऑफ कूलिंग क्या निकल के आ रहा है, वो आ रहा है ई सिग्मा, एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, ये हो गया अपॉन एम एस। मास को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक हीट, तो 4 पाई आर स्क्वायर कटा, तो रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। बेटा जो पावर लॉस है ना वो एरिया पे डिपेंडेंट है, दैट इज आर स्क्वायर पे, और रेट ऑफ कूलिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। वैल्यू लिख देता हूं क्या निकल के आ रही है ना। ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा कीमती एक्सप्रेशन है, कई बार आपको लिखना पड़ेगा, है ना। ये आ गया बेटा रेट ऑफ कूलिंग एक्सप्रेशन, है ना, जो कि आपको कई बार लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आई होप बेटा मैं आपको समझा पाऊं। बेटा कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। तो एक सेकंड में इतनी एनर्जी निकलेगी, और अगर एक सेकंड में इतना टेम्परेचर घटा तो एम एस डेल्टा टी, इतनी थर्मल एनर्जी निकलनी चाहिए थी, जो निकलनी चाहिए थी वो ये, जो निकली है वो ये, इसको बराबर कर दीजिए, खत्म। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। आई होप बेटा मैं आपको ये समझा पाया, कोई दिक्कत नहीं है। फटाक से बेटा इसको छाप लेंगे और फिर हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस फिर से आगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। A spherical black body of radius r radiates power h and its cooling is c, its density is constant, then which of the following is are true? A spherical black body of radius r radiates power h, एक सेकंड में जो थर्मल एनर्जी निकल रही है दैट इज h, है ना। और उसके बाद कह रहे हैं एंड इट्स रेट ऑफ कूलिंग इज c, रेट ऑफ कूलिंग इज c, ठीक है। इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? h इज प्रोपोर्शनल टू, बेटा जो पावर लॉस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो r की पावर क्या है, r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर, और ये क्या था, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इनटू डेंसिटी, और कह रहे रेट ऑफ कूलिंग c है, वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा? अभी बताया था बेटा रेट ऑफ कूलिंग जो आ रहा है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, क्योंकि यहां r स्क्वायर है, ये r क्यूब है, तो c इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अभी एक्सप्रेशन लिखा भी था, जस्ट उसी के बाद क्वेश्चन करा दिया ताकि दिमाग में बैठ जाए, है ना।
पर अब क्या होता है बेटा, इस पे ना मतलब कुछ मैं अब थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन भी करा देता हूँ और आसान भी करा देता हूँ, ताकि आप हर टाइप की वैरायटी को टच कर पाए। प्रोबेबली मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। तो ऐसा करते हैं, इस पे कुछ एक आसान और कुछ एक टेढ़े क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है एग्जांपल 26, टू सॉलिड कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 15 एंड 20 सेंटीमीटर। बेटा दोनों कॉपर स्फीयर्स है, रेडियाई है 15 एंड 20 सेंटीमीटर, और बोथ एट टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड इफ द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 50 है डिग्री सेंटीग्रेड, देन द रेशियो ऑफ हीट लॉस per second from their surface initially. Ratio of heat loss per second from their surface initially. ओके करते हैं, चलिए आइए देखते हैं, पहले जगह बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि मैं फिर से एक बार पूरा बताता हूं। बेटा पावर लॉस जो आता है वो आता है E सिग्मा A T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4, और ये होना किसके बराबर चाहिए, MS माइनस DT बाई DT, है ना, MS डेल्टा T के बराबर होना चाहिए। यहां से रेट ऑफ कूलिंग निकालिए, कितना आ रहा है, माइनस DT बाई DT इज इक्वल्स टू E सिग्मा एरिया 4 पाई R स्क्वायर T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। बेटा अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही तो मैं कहूंगा रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, पर अगर इसमें कंफ्यूजन रह गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी प्यारे बच्चों। अपॉन MS वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई R क्यूब इनटू डेंसिटी इनटू स्पेसिफिक हीट। तो बेटा 4 पाई गया, 4 पाई गया, R स्क्वायर गया, एक R बचा, तो 3E सिग्मा T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4 अपॉन रो RS। तो बेटा रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। आया समझ में? आई होप बेटा समझ में आ गया। रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड जो पावर लॉस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब देखो यहां क्या था, दो कॉपर स्फीयर्स थे, ठीक है भैया, दो कॉपर स्फीयर्स थे, कोई दिक्कत नहीं है, दो कॉपर स्फीयर्स थे, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियाई थे 15 एंड 20 सेंटीमीटर और बोथ एट टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा एक का रेडियस छोटा है, एक का रेडियस बड़ा है, ठीक है, और बोथ एट टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों का टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड था। सराउंडिंग टेम्परेचर दोनों के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, दोनों सेम सराउंडिंग में। तो बेटा अब कह रहे हैं रेशियो ऑफ हीट लॉस पर सेकेंड, मतलब पावर लॉस का रेशियो बताना है, P1 बाई P2 बताना है कितना है। बेटा एक बात बताइए, E दोनों के लिए सेम है, दोनों कॉपर है, सिग्मा तो कांस्टेंट है, T दोनों का सेम है, TS दोनों के लिए सेम, तो रेशियो लूंगा तो एरिया का रेशियो तो आ जाएगा खाली A1 बाई A2। नहीं आया समझ में? बेटा ध्यान से सोचिए, बेटा पावर का रेशियो लूंगा तो E सिग्मा T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4, ये दोनों के लिए सेम है, तो क्या आ जाएगा, A1 बाई A2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, A1 बाई A2 आया? यस, बिल्कुल समझ में आया। और एरिया का रेशियो क्या है, 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। एक का रेडियस है 15 और एक का रेडियस है 20, तो 4 पाई 15 स्क्वायर अपॉन 4 पाई 20 स्क्वायर, तो 5 3 जा 5 4 जा 9 बाई 16। ये पावर लॉस का रेशियो हो गया, ठीक है। इसके बाद पूछा है रेशियो ऑफ रेट ऑफ कूलिंग इनिशियली। रेट ऑफ कूलिंग बताना है, इनिशियली रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो। बेटा रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, क्योंकि दोनों कॉपर है तो दोनों की डेंसिटी सेम, दोनों की स्पेसिफिक हीट सेम है क्योंकि दोनों कॉपर है। E सिग्मा दोनों के लिए सेम है, T की पावर 4 माइनस T की S की पावर 4 सेम। तो रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो माइनस DT बाई DT फॉर 1 अपॉन माइनस DT बाई DT फॉर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा बेटा, R2 बाई R1, क्योंकि दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अभी निकाला बेटा मैंने, और उसी में क्वेश्चन दैट इज 20 बाई 50। बेटा आप सोच के तो देखिए, बड़ी चीज देर में ठंडी होती है, प्लेट में चाय डाल देते तो जल्दी ठंडी होती है, या खूब सारा बड़ा सा कंटेनर हो चाय का उसमें जल्दी ठंडी होती है। बेटा आपको मैं एक बात बता रहा हूं बेटा, जितना ज्यादा आप छोटी चीज होगी जल्दी ठंडी होगी, बड़ी चीज जल्दी ठंडी नहीं होती है। तो अगर रेडियस ज्यादा है तो जल्दी ठंडी नहीं होगी। जस्ट आपको अगर एग्जांपल दूं, ब्लास्ट फर्नेस जो आप पढ़ते हैं बेटा केमिस्ट्री में, उसको ठंडा होने में 6-6 महीने लग जाते हैं। कितना टाइम लगता है, 6-6 महीने लग जाते हैं ठंडा होने में, शट डाउन होने में। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जितनी बड़ी चीज होगी, रेडियस ज्यादा, तो बेटा रेट ऑफ कूलिंग कम
है ना, याद भी रख सकते हैं, और मैं कहूँगा याद नहीं रखी बेटा फटाफट से डिराइव कर सकते हैं, है ना, याद रह जाए तो बड़ी अच्छी बात है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूँ। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। अ सॉलिड एल्यूमिनियम स्फीयर एंड अ सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ ट्वाइस रेडियस of aluminum are heated to the same temperature and are allowed to cool under identical surrounding temperature। अब ध्यान से देख लीजिए क्या होने वाला है बेटा, एक एल्यूमिनियम का है, एक कॉपर का है, डेंसिटी अलग, स्पेसिफिक हीट अलग, रेडियस भले सेम हो। अब खाली रेट ऑफ कूलिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नहीं है, बस इसीलिए क्वेश्चन करा। इन जनरल बेटा बच्चों के मन में यही आता है, रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। दो क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूं ताकि मन में बैठ जाए, पर पहले आप गलत ही आंसर लिख लीजिएगा, है ना। तो बेटा अ सॉलिड एल्यूमिनियम स्फीयर एंड अ सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ ट्वाइस द रेडियस, कॉपर स्फीयर एक एल्यूमिनियम, इसका रेडियस डबल एस, इसका आर है तो इसका 2 है, ठीक है। आर हीटेड टू सेम टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर बराबर है, दोनों सेम सराउंडिंग में है। पहले वाला मिटो देते हैं ताकि जगह अच्छी बन जाए लिखने के लिए। Assume that emissivity of both the spheres is same, दोनों की एमिसिविटी सेम, वेरी गुड, कुछ तो सेम भी आ रहा है। और इसके बाद कह रहे हैं assume that the emissivity of both the spheres is same, the rate of heat loss from aluminum sphere to that from the copper sphere। मतलब रेट ऑफ हीट लॉस मतलब एक सेकंड में कितनी थर्मल एनर्जी लूज करेगा, मतलब पावर लॉस। तो P1 बाई P2 बताना। पहला कौन सा, एल्यूमिनियम। बेटा देखो E दोनों का सेम है, कह रहे एमिसिविटी दोनों की सेम, क्वेश्चन में कह दिया सिग्मा दोनों के लिए सेम है, टेम्परेचर दोनों का सेम है, सराउंडिंग दोनों के लिए सेम है, तो खाली एरिया का रेशियो आ जाएगा। तो P1 बाई P2 क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई 2 आर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 1:4। आया समझ में या नहीं आया? बिल्कुल आया। अगला पार्ट, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ द एल्यूमिनियम स्फीयर टू दैट ऑफ द कॉपर स्फीयर। बेटा रेट ऑफ कूलिंग ऑफ एल्यूमिनियम स्फीयर टू दैट ऑफ द कॉपर स्फीयर पूछ रहे हैं। स्पेसिफिक हीट दे दी आपको एल्यूमिनियम के लिए 900 और कॉपर के लिए दे दी आपको 390, ठीक है। अब बेटा जो रेट ऑफ कूलिंग निकल के आने वाला है माइनस dt बाई dt फॉर एल्यूमिनियम टू रेट ऑफ कूलिंग फॉर कॉपर, ये क्या निकल के आने वाला है, ध्यान से देखिए। आर नीचे है तो आर ऊपर चला जाएगा, रेडियस ऑफ कॉपर ऊपर आ जाएगा, डेंसिटी ऊपर आ जाएगी, स्पेसिफिक हीट कॉपर की ऊपर आ जाएगी, स्पेसिफिक हीट कॉपर की ऊपर आ जाएगी। ई सिग्मा ये दोनों के लिए सेम है, टी की पावर 4 माइनस टीएस की पावर 4 सेम है, तो ये सब गया, 3 कांस्टेंट सेम। तो बेटा रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, ये आ जाएगा, बस ये आ जाएगा आंसर। तो बेटा अब रेडियस क्या क्या है, कॉपर का रेडियस क्या है 2r, एल्यूमिनियम का रेडियस क्या है r। अच्छा अब डेंसिटीज क्या क्या दे रखी है, डेंसिटीज बेटा क्या क्या दे रखी है, जस्ट एक सेकंड में देख लेता हूं डेंसिटीज के बारे में क्या कह रखा है। डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 3.4 टाइम्स दैट ऑफ एल्यूमिनियम। Density of copper is 3.4 times that of aluminum. Specific heat of copper, specific heat of copper क्या रखी है बेटा आपको 390 और specific heat of aluminum आपको क्या रखी है प्यारे बच्चों 900। बस सॉल्व हो गया। तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको इतना ही समझाना चाह रहा था कि करने का तरीका क्या है, होता क्या है बेटा, इसमें भी बेटा रेट ऑफ कूलिंग आता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर याद रहता है। तो बेटा सेम मटेरियल हो तो हम कह देंगे ना डेंसिटी स्पेसिफिक हीट सेम, पर मटेरियल डिफरेंट होगा तो ये पूरा तामझाम आ जाएगा बेटा, पूरा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो आपको पूरा एक्सप्रेशन लिखना आना ही चाहिए। कुछ नहीं बेटा, पावर लॉस को किसके बराबर करना है, ms डेल्टा टी। एक सेकंड में जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है उसको बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग माइनस dt बाई dt। ti से हुआ tf dt टाइम में, तो एक सेकंड में कितना डिक्रीज आएगा, माइनस ऑफ dt बाई dt,
क्योंकि बेटा TF माइनस TI को DT बोलते हैं। तो MS डेल्टा T, इतनी थर्मल एनर्जी निकलनी चाहिए थी और निकली इतनी, बस बराबर कर दीजिए। आया समझ में? आई होप बेटा रेट ऑफ कूलिंग में आपको समझा पाया हूं, है ना? कोई खास दिक्कत नहीं है, एक बार ध्यान से सॉल्यूशन देख लीजिए, कोई दिक्कत आ रही हो तो। आइए प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी पे ही रेट ऑफ कूलिंग थोड़ा सा यूज होगा और टेम्परेचर कैसे कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप ही की बुकलेट का है। अगर आपको बाई चांस ऐसा लग रहा हो कि आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन अगर हम कर ले रहे हैं तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए नहीं बचे, तो बेटा 2 किताबें हैं, प्रैक्टिस शीट और है ना, मतलब क्वेश्चन बैंक, 2 चीजें हैं, तो कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, है ना? चलिए आइए देखते हैं। फाइंड द टोटल टाइम elapsed फॉर अ hollow copper sphere of inner radius 3 cm and outer radius 6 cm and density 9 into 10 की power 3 kg per meter cube and specific heat 4 into 10 की power 3 and emissivity 0.4 to cool from 727 to 227 degree centigrade when the surrounding is at 0 Kelvin. Okay, surrounding 0 Kelvin पे तो E sigma A T की power 4 minus TS की power 4 में से इसको हटाना चाहते हैं, ठीक है? हालांकि भी मैं सब कुछ ही हटा देता हूं पहले एक बार, फिर मैं फिर से बोल दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द टोटल टाइम elapsed फॉर अ कॉपर स्फीयर फॉर अ hollow copper sphere of inner radius 3 cm and outer radius 6 cm, density 9 into 10 की power 3 kg per meter cube, specific heat 4 into 10 की power 3 joule per kilogram per Kelvin and emissivity 0.4 to cool from 727 degree centigrade, 727 मतलब 1000 Kelvin, 227 मतलब 500 केल्विन, 1000 से 500 केल्विन होने में टाइम कितना लगेगा ये पूछा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन पहले। इनर रेडियस 3 है, आउटर रेडियस 6 है, डेंसिटी गिवन है ना। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं सारे डेटा नहीं लिख रहा हूं, है ना, जब जब यूज करूंगा तो लिखता जाऊंगा। मान लो इनर रेडियस को भी R1 कहता हूं, आउटर रेडियस को R2 कह देता हूं। थर्मल एनर्जी तो बाहर से ही लूज होगी, डेफिनेट सी बात है, यहां से जाएगी थर्मल एनर्जी बाहर हो, तो पावर लॉस क्या आएगा इसके केस में? सराउंडिंग टेम्परेचर 0, तो E सिग्मा A T की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4 इज इक्वल्स टू M, M क्या देगा 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। अच्छा यहां पर एरिया में क्या आएगा 4 पाई R2 स्क्वायर, वो बाद में बोल रहा था, R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब इनटू डेंसिटी MS, और 1 सेकंड में जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है उसको बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग, माइनस dt बाई dt। तो बेटा माइनस dt बाई dt कितना निकल के आएगा ये निकालना है पहले मेरे को। रेट ऑफ कूलिंग फटाफट से एक्सप्रेशन देखते हैं। E कितना गिवन है, जो वैल्यूज गिवन है पुट, या तो ऐसे करते ऐसे रह देते हैं, E सिग्मा A, सबकी ये सब कांस्टेंट है, 4 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, ठीक है, रो S, ये सब गिवन है, और ये आ गया T की पावर 4। बस इस पूरी चीज को एक नाम दे देते हैं अभी C, ठीक है, क्या नाम दे दिया C, ताकि काम आसान हो जाए। तो माइनस dt, बेटा देखो सिग्मा 5.67 10 की पावर माइनस 8, एरिया 4 पाई R2 स्क्वायर, जहां से थर्मल एनर्जी लूज होगी वहां से आउटर सरफेस से, इनर सरफेस से अगर जाएगी तो इसी को ही मिल जाएगी। MS, M कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितनी 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, ठीक है, इनटू डेंसिटी मास आ गया MS माइनस dt बाई dt। तो माइनस dt अपॉन t की पावर 4 इज इक्वल्स टू C, सॉरी, माइनस dt अपॉन t की पावर 4 इज इक्वल्स टू C dt। जब टाइम 0 था तो टेम्परेचर 1000 केल्विन था, यही बताना है कितना टाइम लगेगा 500 होने पे, मतलब इन्होंने क्या रखा था 727 से 500 का टाइम बताइए। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, t की पावर -3 अपॉन -3, तो -1/3 t क्यूब 1000 से 500 क्या बन जाएगी, माइनस हटाइए, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर लेते हैं, 1/3 बाहर ले लेते हैं, 1/1000 क्यूब माइनस 1/500 क्यूब इज इक्वल्स टू CT। बस बेटा C की वैल्यू अब आपको वैल्यूज पुट कर करके निकालनी पड़ेगी, है ना। तो अगर आपको लग रहा हो तो बस जस्ट मैं आंसर बताया, तो आंसर क्या आएगा, आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पे
6.56 इंटू 10 की पावर 4, जो टाइम निकल के आ रहा है वो आ रहा है 6.56 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूँ। बेटा कुछ नहीं करना था बेटा, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4 है ना। ये जो पावर लॉस है इसको किसके बराबर की, एम एस डेल्टा टी के बराबर किया। एक सेकंड में जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है वो माइनस डी टी बाई डी टी। तो यहाँ से बेटा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम में आप बड़े आराम से रिलेशन निकाल सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, जब टाइम 0 था तो टेम्परेचर 1000 था, जब टाइम टी हुआ तो टेम्परेचर 500। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया। ठीक है, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। अब बेटा ऐसा हो नहीं सकता कि अगर हम कहीं पर भी कुछ भी काम कर रहे हो तो न्यूटन साहब आके मजे ना ले। तो इसमें भी न्यूटन साहब ने मजे लिए। अब वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या बनाते हैं वो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। वो कहते हैं भैया ऐसे नहीं, एक्चुअली उन्होंने ये सब ड्रामा होने से पहले उन्होंने एक लॉ डेवलप कर लिया था जिसका नाम उन्होंने रखा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, आइए बताते हैं उनका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, समझा देते हैं। न्यूटन साहब बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं कहूंगा कि चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, और साथ में एक चीज और है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसके बारे में भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। दो ही टॉपिक बाकी रहे, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और एक वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, आइए इसकी भी कहानी सुन लेते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग प्यारे बच्चों कहता है कि रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब कोई बॉडी है, उसका टेम्परेचर टी है, सराउंडिंग का टी एस है, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 35-40 तक ही है ना, क्वेश्चन क्या देगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आप एज्यूम कर लो एप्लीकेबल। जब 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ही टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो ये कहता है रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। हालांकि हमारे वाले एक्सप्रेशन में टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4 आ रहा था, और कुछ कांस्टेंट ले लीजिए के टी माइनस टी एस। तो रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। और एक सेकंड में, अब इसके अकॉर्डिंग जो पावर लॉस होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग दो चीजें, एक रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, और एक पावर लॉस क्या होता है बेटा, एम एस। एक सेकंड में अगर इतना टेम्परेचर घट रहा है तो एम एस डेल्टा टी, इतनी एनर्जी लूज होगी, तो यही हो गया पावर लॉस, जो किसके बराबर आएगा, एम एस के टी माइनस टी एस। मतलब ये कहता है पावर लॉस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, इट इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी एस। तो बेटा न्यूटन्स मतलब पावर लॉस जो है, मतलब जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है वो कहता है कि प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी एस। अब ये सही क्यों, इसको लॉ क्यों बना दिया गया, बताते हैं। क्योंकि बेटा जो पावर लॉस हमने निकाला ना, हमने निकाला ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर, जिसको मैं लिख सकता हूं टी स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, ई सिग्मा ए टी माइनस टी एस टी प्लस टी एस टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर। ठीक है, तो अब बेटा होगा क्या कि अगर टी और टी एस में ज्यादा फासला नहीं है तो टी प्लस टी एस को 2ts कह सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर को 2ts स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 4ts क्यूब ई सिग्मा ए टी माइनस टी एस। तो पावर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस आ जा रहा है, कब, जब टी और टी एस में डिफरेंस कम। हालांकि बेटा मतलब अगर मैं डायरेक्टली कहूं कि क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से डिराइव कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। बेटा ये कह रहा है रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, इन्होंने किया एक्सपेरिमेंटली, और ये क्या है थ्योरेटिकल, ये क्या है थ्योरेटिकल। और ये कौन सा लॉस है, रेडिएशन वाला हीट लॉस। क्या इसमें कन्वेक्शन वाला हीट लॉस कंसिडर किया, नहीं किया। क्या वो नहीं होता है, होता है, हाँ हमारे कोर्स में नहीं, अलग बात है। हालांकि अगर बताऊं उसका एक्सप्रेशन होता है एच ए डेल्टा टी, तो एच ए टी माइनस टी एस, तो निकल के वही चीज आएगी। पर खाली अगर कोई कहे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तक पहुंच सकते हैं तो गलत है ना, क्योंकि उसमें कन्वेक्टिव हीट लॉस कंसिडर्ड नहीं। तो ये आ गया पावर लॉस। ठीक है,
तो बेटा मैंने बस आपको इतना बता दिया कि जो पावर लॉस है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग ये आ रहा है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, वो क्यों आ रहा है हल्का सा समझाया है ना। इसमें कन्वेक्टिव हीट लॉस नहीं है, वो भी साथ में ले लेना चाहिए। तो पावर लॉस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग ये होता है, पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल, व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सराउंडिंग एंड बॉडी इज स्मॉल, दैट इज 30 to 40 की रेंज में अगर टेम्परेचर डिफरेंस भी है तो आप कह सकते हैं रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, आप ये बात कह सकते हैं, ठीक है। या पावर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, ये आप कह सकते हैं। क्या आप समझ पाए है ना? मेरे हिसाब से मैं आपको समझा पाऊँ। तो बेटा ये आ गया बेटा कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग जो कंडीशन निकल के आई है तो वो एक्चुअली मतलब क्यों मैच कर जानी चाहिए, क्योंकि पावर लॉस जो आ रहा है, अभी हम मान लेते चलो कन्वेक्टिव हीट लॉस होता ही नहीं, तो बेटा वो सही में T माइनस टी एस के प्रोपोर्शनल में आ रहा है। और पावर लॉस को किसके बराबर करते हैं? एम एस डेल्टा टी। और एक सेकंड में जो टेम्परेचर डिक्रीज आता है उसको बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। तो रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस आ जा रहा है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सही है? हाँ बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में अगर बात करूं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बेटा एक बात बता रहे हैं, दो एक रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस और दूसरा पावर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। एक रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस और दूसरा पावर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अगली चीज, मान लो बेटा कोई बॉडी, ठीक है, मान लो कोई बॉडी है जिसका इनिशियल टेम्परेचर T है, T नॉट था इनिशियल टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर Ts है। तो मतलब किसी टाइम पे क्या टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो तो कैसे करेंगे? तो माइनस dt अपॉन T माइनस Ts, इसको इधर ले, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन, जैसा भी पिछले क्वेश्चन में किया था। जब टाइम 0 था टेम्परेचर T नॉट था, जब टाइम T हुआ टेम्परेचर T हुआ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहां से क्या आएगा, ln T माइनस Ts, बेटा ax प्लस बी अगर नीचे होता तो ln ax प्लस बी अपॉन a आता, लेकिन t का कोफिशिएंट 1 है तो ये तो आ गया ये। अब T नॉट से T इज इक्वल्स टू माइनस के टी, ln T माइनस Ts अपॉन T नॉट माइनस Ts, क्योंकि ln T माइनस Ts माइनस ln T नॉट माइनस Ts। चलिए एक एक स्टेप करके लिख देता हूं। ये चीज क्या बन जाएगी, ये तो माइनस के टी के बराबर, उधर तो माइनस के टी ही है। अब log c माइनस log d क्या होता है, log c बाय डी। क्या होता है प्यारे बच्चों, log c बाय डी। आया समझ में? नहीं आया? बिल्कुल आया भैया। तो क्या बन जाएगा, ln t माइनस Ts अपॉन T नॉट माइनस Ts इज इक्वल्स टू माइनस के टी। ध्यान से देखिए जरा, नोट करिए। ठीक है, तो बेटा ये आ गया ln t माइनस Ts अपॉन T नॉट माइनस Ts इक्वल्स टू माइनस के टी। लॉग ऑफ x टू द बेस a अगर y होता है तो x होता है a की पावर y, तो ये हो जाएगा, ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस सराउंडिंग के साथ अभी क्या है, और T नॉट माइनस Ts क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस सराउंडिंग के साथ पहले क्या था, डेल्टा T नॉट e की पावर माइनस के टी। तो क्या बन जाएगा, डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा T नॉट e की पावर माइनस के टी। याद रखना आसान है इसलिए ये फॉर्म बता रहा हूं, डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा T नॉट e की पावर माइनस के टी। आया या नहीं आया बच्चों? मेरे हिसाब से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो बेटा क्या किया बेटा हमने, रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस व्हिच इज नथिंग बट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज, इसमें क्या किया, T माइनस Ts को नीचे लाया, dt को इधर, जब टाइम 0 था टेम्परेचर T नॉट था, जब टाइम T हुआ टेम्परेचर कैपिटल T हुआ। अब ln T माइनस Ts माइनस ln T नॉट माइनस Ts, तो ये बन जाएगा ln T माइनस Ts अपॉन T नॉट माइनस Ts इक्वल टू माइनस के टी। तो दिस इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस के टी। तो डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा T नॉट e की पावर माइनस के टी, डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा T नॉट e की पावर माइनस के टी। तो बच्चों आज इतना ही रखें, कल स्टार्ट करेंगे फिर से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के साथ। ठीक है, तो चलिए बच्चों बढ़िया, बस मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, कीप वर्किंग हार्ड प्यारे बच्चों। ठीक है,
मुलाकात होती है कल आपके साथ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।